बजाज पल्सर के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सन 2000 में लॉन्च होने के बाद अब तक शायद ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग नेम प्लेट होगा ऑफ अ टू व्हीलर ब्रांड इन इंडिया। ये शायद खुद में ही एक ब्रांड बन चुका है। 2022 में हमें देखने को मिली थर्ड जनरेशन ऑफ द पल्सर। ओजी पल्सर्स अब भी अवेलेबल हैं। यंगर जनरेशन के लिए हैं दी NS सीरीज और इनके बीच के गैप को ब्रिज करती है दी पल्सर N सीरीज। 2026 के लिए बजाज ने अपनी N160 को काफी बड़े अपग्रेड्स दिए हैं। आज के वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे। अगर मैं ओवरऑल डिजाइन की बात करूं तो शायद आपको यहां पर ज्यादा चेंजेस देखने को ना मिले। ज्यादा से ज्यादा शायद ग्राफिक्स चेंजेस एक्चुअली स्किन डीप हैं, यानी कि इंजन में, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। बजाज का ये 164 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन पहले यूज करता था 2 वाल्व्स को, यानी इनटेक के लिए एक वाल्व और एग्जॉस्ट के लिए एक वाल्व। लेकिन अब N160 में आ चुकी है 4 वाल्व टेक्नोलॉजी, यानी इनटेक के लिए भी 2 वाल्व्स और एग्जॉस्ट के लिए भी 2 वाल्व्स। 2 एक्स्ट्रा वाल्व्स होने की वजह से इंजन की हॉर्स पावर में काफी ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट आए हैं। ध्यान रखिएगा कि 2 वाल्व मॉडल अभी भी अवेलेबल है, जिसका 164 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 16 PS की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन 2 एक्स्ट्रा वाल्व होने की वजह से अब ये सेम इंजन प्रोड्यूस करता है 18.5 PS की पावर एंड ऑलमोस्ट 14 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बजाज की पल्सर पहले लोअर एंड में काफ़ी पावरफुल बाइक थी, काफ़ी अच्छी फील होती थी सिटी और ट्रैफिक में, लेकिन इसका हायर एंड कहीं ना कहीं वीक था। ट्रिपल डिजिट स्पीड आने के बाद ये बाइक थोड़ी सी अपनी पावर को लूज करने लग जाती थी। लेकिन अब 2 एक्स्ट्रा वाल्व होने की वजह से इसका टॉप एंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है एंड ये हायर यानी ट्रिपल डिजिट स्पीड पर भी अपना स्टीम लूज नहीं करती। यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट समथिंग इज देयर विच इज कॉन्टिन्यूसली रनिंग टू प्रोवाइड यू मोर पावर। 2 एक्स्ट्रा वाल्व्स होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी और बेटर हो जाएगी। न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बन चुकी है अपनी सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक। ये प्रोड्यूस करती है 18.5 PS, जबकि टीवीएस की अपाचे RTR 164 वाल्व प्रोड्यूस करती है 17.5 PS और वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो जाती है हायर एंड पे। लेकिन अब दिस इज द मोर पावरफुल वन। पहले बजाज की N160 में आपको सिर्फ एयर कूलिंग देखने को मिली थी, लेकिन अब मिल चुकी है आपको ऑयल कूलिंग। एयर एंड ऑयल कूलिंग मिक्स होकर आपको बहुत अच्छा हीट डिसिपेशन मिलती है और कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस में और भी 4 चांद लग जाते हैं। अगर मैं 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बात करूं तो बजाज की पल्सर को लगेंगे ऑलमोस्ट 4.7 to 4.8 सेकंड्स, जो हमने आज टेस्ट किया। लेकिन अगर मैं अपाचे RTR 164 वाल्व की बात करूं तो उसको लग सकते हैं मोर देन 5 सेकंड्स। अब आपको बजाज की N160 2 वाल्व मॉडल तो मार्केट में मिलेगा ही, लेकिन 4 वाल्व मॉडल में बेसिकली उन्होंने 2 मॉडल्स उतारे हैं। एक होता है N160S और दूसरा है N160SS। मेरे पास है टॉप ऑफ द लाइन N160SS वेरिएंट और मैं बेसिकली आपको S और SS में डिफरेंसेस बता देता हूँ। ऑफ कोर्स दोनों में इंजन सेम है जो प्रोड्यूस करता है 18.5 PS और 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क, लेकिन फीचर्स में यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है स्प्लिट सीट का। SS मॉडल में आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, लेकिन S वेरिएंट में आपको एक सिंगल पीस सीट मिलेगी। एक और चीज़, आपको SS वेरिएंट में डुअल चैनल ABS मिलेगा, लेकिन S वेरिएंट में सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलेगा। अगर आप एलॉय व्हील्स को देखेंगे तो वो आपको रेड कलर में दिखेंगे। ये सिर्फ आपको SS वेरिएंट में मिलेंगे। नॉर्मल S वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर के एलॉयज मिलेंगे। यहाँ पर ग्राफिक्स में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको 3 कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ब्लू, और तीनों पर ही ऐसे यहाँ पर कुछ नए ग्राफिक्स दिए गए हैं पल्सर के आगे और पीछे। एक और मेन चीज़, आपको SS वेरिएंट में एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन आपको S वेरिएंट में एक LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। अगर हम फ्रंट में आए तो फ्रंट में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों वेरिएंट्स में वही प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है। यहाँ पर DRL मिलते हैं आईब्रो शेप के, लेकिन S वेरिएंट में आपको FPL नाम के DRLs मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाट आर दैट, बट वो उतने ब्राइट नहीं है एज कम्पेयर टू द SS वेरिएंट के LED DRLs। दोनों ही 4 वाल्व वेरिएंट्स में आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। हाँ, आपके पास चॉइस है बिटवीन ड्रम ब्रेक्स एंड डिस्क ब्रेक्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, SS वेरिएंट में आपको मिलता है अब राइड बाय वायर थ्रॉटल, जबकि S वेरिएंट में आपको अब भी मिलती है मैकेनिकल थ्रॉटल बॉडी। तो SS वेरिएंट में राइड बाय थ्रॉटल होने की वजह से अब आपको इसमें राइड मोड मिल जाते हैं, रेन, रोड, स्पोर्ट एंड ऑल, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल।
एसएस वेरिएंट में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिसके थ्रू आप कॉल्स देख सकते हैं, मैसेजेस को पढ़ सकते हैं एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी अब आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एसएस वेरिएंट में अब आपको लाइट के लिए भी स्विच मिलता है, लेकिन एस वेरिएंट में आपको लाइट के लिए स्विच देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एसएस वेरिएंट में एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं ब्रेक और क्लच के लिए, लेकिन एस वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल लीवर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, दोनों वेरिएंट्स में आपको 1000 लाइट्स ज़रूर मिलती हैं। एक और चीज़, अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो एसएस वेरिएंट में ये ऐसे स्प्लिट वाले ग्रैब रेल्स दिखेंगे, लेकिन एस वेरिएंट में आपको एक सिंगल पीस ग्रैब रेल दिखेगा, जो कि आपने बहुत सारी पल्सर्स में देखा होगा। एक और नई चीज़, अगर आप इस टेल को देखें तो यहाँ पर एक सिंपल प्लास्टिक का पीस है एस वेरिएंट में, लेकिन एसएस वेरिएंट में आपको ये एक मेटल की टेल ब्रैकेट देखने को मिलेगा इन द टॉप लाइन वेरिएंट ओनली, जो कि पल्सर 160 इसकी सबसे अच्छी बात थी, यानी कि लो स्पीड ट्रैक्टेबिलिटी, यानी हायर गियर्स में आप इसे काफ़ी लो स्पीड्स पर रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। बाइट जो है काफ़ी लीनियर है, प्रोग्रेसिव है, कहीं से भी आपको जर्कीनेस फील नहीं हो सकती। एंड देन यू हैव एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स, सो अब अपने हिसाब से यहाँ पर आप ब्रेक लीवर्स की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर राइडिंग मोड्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। आप फील कर सकते हैं रेन में थोड़ी सी पावर डिलीवरी कम हो जाती है। बेसिकली जो ऐसी बाइक्स के राइड मोड्स होते हैं वो ट्रैक्शन कंट्रोल पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, नॉट ऑन दी पावर डिलीवरी। सो ट्रैक्शन कंट्रोल मुझे यहाँ पर इस बाइक का थोड़ा सा इंट्रूसिव लगा। मैंने सैंड पर या फिर लूज ग्रेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंशनली इस बाइक के टायर्स को स्लाइड करने की कोशिश करी, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। लेट्स से कि न्यूअर राइडर्स, बहुत सारे लोग जो ऐसी बाइक्स को लेंगे, उनके लिए ट्रैक्शन कंट्रोल की ट्यूनिंग आई थिंक इट्स द बेस्ट। लेकिन इफ़ यू आस्क मी द इंथुजियास्ट, द परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, आई थिंक दिस वुड बी वेरी इंट्रूसिव टू यू। जो इसका सस्पेंशन है, इसकी ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। पॉट होल्स में, लोअर स्पीड्स पर कहीं भी मेरे को किसी तरह के जर्क्स महसूस नहीं हुए। काफ़ी कंप्लायंट सस्पेंशन है, काफ़ी प्रोग्रेसिव सस्पेंशन है। एंड अब तो आपको फ्रंट में मिलते हैं अपसाइड डाउन फोक्स। चाहे ये बाइक कितनी भी स्पोर्टी हो, बहुत सारे लोग इसे अपने डेली कम्यूट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ऑफिस जाना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना वगैरह वगैरह। तो राइडिंग पोजीशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरी हाइट है 6 फुट 4 इंच, तो आप देख सकते हैं राइडर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। सेंटर स्टैंड पे ये बाइक खड़ी हुई है। इसकी राइड हाइट होगी ऑलमोस्ट 795 mm, जो कि एज़ कम्पेयर टू द सेगमेंट थोड़ी ऊंची कहूँगा, लेकिन आपकी हाइट 5'7" या 5'8", 5'6" है, तो भी आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली फ्लैट फुट कर सकेंगे। इनके हैंडल बार्स को 37 mm और भी रेस किया गया है, और अब ये थोड़े और नज़दीक आ चुके हैं। तो राइडिंग पोजीशन कुछ इस तरीके से, इतना लंबा हूँ मैं, फिर भी मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एंड जो फुटरेस्ट हैं वो हल्के से रियर सेट हैं, लेकिन इतने रियर सेट नहीं है कि आपको पोजीशन कुछ टाइम के बाद अनकंफर्टेबल लगे। तो कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी राइडिंग पोजीशन, जो कि कई घंटे कम्यूट करने के लिए आई थिंक इट्स फेयरली कंफर्टेबल। आपकी रिस्ट पे मेरे पास कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, मेरे शोल्डर्स पे कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। और अगर मैं पीछे की सीट की बात करूँ तो वो भी काफ़ी चौड़ी है, और इसकी पैडिंग भी ना काफ़ी सॉफ्ट रखी गई है। हालांकि इसके ऊपर का जो ये मटेरियल है, मुझे थोड़ा सा ये क्वालिटी में बेकार लगा। ओवरऑल क्वालिटी वाइज बाइक काफ़ी अच्छी फील होती है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ जो मटेरियल लगाए गए हैं हैंडल बार्स की तरफ, बटन या स्विचेस की तरफ, वो थोड़े से मुझे इंफीरियर क्वालिटी के फील होते हैं। फ्रंट फेशिया की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत ही अग्रेसिव प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये पिछली पल्सर, ओजी पल्सर्स के हेडलाइट के डिज़ाइन को कहीं ना कहीं मिमिक करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मॉडर्न एलिमेंट्स को ऐड कर देता है। तो काफ़ी एग्रेसिव लगती है, सामने से काफ़ी ब्रूट लगती है। आपका इसके फ्रंट फेशिया के बारे में मिक्स्ड ओपिनियंस होंगे। मुझे पर्सनली ये ओकेश लगती है, लेकिन कई लोगों को ये डिज़ाइन पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पहले इसमें ब्लैक एंड वाइट आता था, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इसको कवर करने के लिए भी आपको एक पार्ट दिया गया है। और ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो काफ़ी एग्रेसिव है। जैसे कि आप फ्रंट फेंडर में देखेंगे, यहाँ पर मैट फिनिश में प्लास्टिक है, फिर यहाँ पर ग्लॉस फिनिश में प्लास्टिक है, तो काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें दी गई हैं इसको और भी स्टाइलिश बनाने के लिए। पूरा बॉडी डिज़ाइन काफ़ी कॉन्टिन्यूसली सामने से लेके पीछे तक फ्लो होता है। टैंक काफ़ी चौड़ा है, और ये इसके शोल्डर श्राउड्स काफ़ी एग्रेसिव लिखते हैं। यहाँ पर आपको वेंट्स भी अब दिए गए हैं ताकि वो इंजन के हेड को थोड़ा सा ठंडा रखें।
ओवरऑल बाइक का जो सिमेट्री है काफ़ी स्लिम रखी गई है। बजाज कहता है कि वो एक मुआय थाई फाइटर से कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन लेते हैं, तो इसकी बॉडी स्टाइलिंग भी उसी तरीके से लीन, एग्रेसिव, स्लिम एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दोज सिनोनिम्स। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी में अच्छी तरीके से स्कल्प्टेड है, काफ़ी स्लिम लगता है पीछे से। तो ओवरऑल स्पोर्टी होने के साथ साथ ये डिज़ाइन आपकी एवरीडे यूजिबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। काफ़ी लाइट वेट फील होती है बाइक, क्योंकि अब न्यूअर शैसीज है जो कि N250 से उठाई गई है, तो कॉर्नर्स के अराउंड ये बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से लीन होती है, आपकी डायरेक्शंस को फॉलो करती है। वाइब्रेशंस आपको 70 या 80 की स्पीड के बाद थोड़े बहुत फील होने लगते हैं अराउंड फुट पेग्स और बार एंड्स। अदर देन दैट दिस इंजन इज़ वेरी स्मूथ, वेरी ट्रैक्टेबल, वेरी रिलायबल एंड एवरीडे यूजिबिलिटी तो कहीं से भी हर्ट नहीं हुई आफ्टर एडिंग दी 4 वाल्व टेक्नोलॉजी। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो एस वेरिएंट यानी 4 वाल्व N160 एस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 1,33,000 एक शोरूम, और एस वेरिएंट की प्राइसिंग रखी गई है 1,43,500 रुपीज़ एक शोरूम। तो बजाज ने N160 के सिर्फ इंजन को अपग्रेड नहीं किया है, बल्कि इसके कैरेक्टर को ही पूरा बदल दिया है। बेहतर टॉप एंड, 4 वाल्व टेक्नोलॉजी, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर थ्रॉटल, कनेक्टेड फीचर्स, लेकिन इसकी एवरीडे यूजिबिलिटी अब भी बरकरार है। एंड वन थिंग मोर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक इन इट्स सेगमेंट। तो क्या अब ये 160 सीसी में सबसे कंप्लीट बाइक है? ये बात हम आप पर छोड़ते हैं।